हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 3 दिसंबर 2025 की वेडनेसडे की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। इसमें हमारा जो डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है, जिसमें हम यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉपिक करते हैं, जिसमें हमारा जो मेजर सब्जेक्ट रहता है या फिर हम जिनको कोर सब्जेक्ट बोल सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, वो होते हैं पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। ये हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ एक जियो भी है जो हमारा कोर सब्जेक्ट होते हैं। मान लीजिए कोई भी आपने एग्जाम देना है, वनडे एग्जाम देना है, यूपीएससी जैसा, पीसीएस जैसा, स्टेट पीसीएस, कोई भी अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें इन टॉपिक्स या फिर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आजकल करंट का रोल इतना रहता है, 80-20 के रेशो में एग्जाम आता है, यानी कि 80% करंट और 20% जो होता है स्टैट का एग्जाम, यानी कि क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। शुरू करने से पहले हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे, तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था। कल क्वेश्चन था, द डीजीसीए एयरलाइंस इम्प्लीमेंट अ सॉफ्टवेयर फिक्स ऑन ऑल एयरबस एयरक्राफ्ट इन देयर फ्लीट्स after Airbus sent an alert saying a natural phenomenon could corrupt data critical to the functioning of flight controls। तो इसका ऑप्शंस क्या थे? सोलर फ्लेयर्स, क्लाउड बर्स्ट, वॉल्केनिक एश, सोलर रेडिएशंस। इसका करेक्ट ऑप्शन है सोलर रेडिएशंस, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं हमारी आज की न्यूज की तरफ। तो हमारी आज की फर्स्ट न्यूज क्या आ रही है? मिलिट्री प्रेजेंस इन लक्षद्वीप टू इंक्रूज विद न्यू नेवल डिटैचमेंट, यानी कि लक्षद्वीप में नई नौसैनिक टुकड़ी के साथ सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की योजना जो है वो चल रही है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने दक्षिण नौसेना कमान, यानी कि जिसको हम बोलते हैं SNC, साउथ नेवल कमांड, यानी कि दक्षिण नेवल कमांड जो है, उसके प्रमुख वाइस जो है एडमिरल समीर सक्सेना, उन्होंने क्या घोषणा की है? उन्होंने कहा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में जो सैन्य उपस्थिति है, यानी कि आप देख सकते हैं ये हमारा लक्षद्वीप जो एक आइलैंड है, इसमें जो सैनिक उपस्थिति उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये जो कदम है स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरेबियन सागर में, ठीक है। और वहां पर जो चीन है लगातार अपनी इंडियन ओशन में जो है चीन लगातार अपनी उपस्थिति को बढ़ाता नजर आ रहा है। तो इसी के चलते हमारी जो सदर्न नेवल कमांड है, उन्होंने ये हाल ही में ये अनाउंसमेंट कर दिया कि यहाँ पर अब जो नौसेना है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें नई नौसैनिक जो टुकड़ी रहेगी, यानी कि नेवल डिटैचमेंट, इसको नया नाम, यानी कि इसको नाम दिया गया है। तो इसका क्या रोल है? यानी कि जो बिट्रा द्वीप है उस पर एक नया नौसेना डिटैचमेंट स्थापित किया जा रहा है, जो कि लगभग पूरा हो चुका है, यानी कि एक तरह से कंप्लीट है। इसके अलावा यहाँ पहले से ही मानव बल, यानी कि यहाँ पर पहले भी आर्मी वगैरह जो है वो पहले भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। इसके अलावा अगले साल यानी कि 2026 तक ये भी पूरी तरह से कार्यरत हो जाएगा। इसके साथ ही SNC के जो चीफ ऑफ स्टाफ रियर हैं, जनरल एडमिरल उपल कुंडू, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो विकास मापा हुआ तरीके से हो रहा है, यानी कि एक तरह से पूरी अपनी एक तरह से माप तोलकर इस चीज को, यानी कि उन्होंने कहा है कि फुली फंक्शनल है, ये पूरी तरह से होगा। इसके अलावा ताकि जो द्वीपों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे किसी भी अदर कंट्री से या फिर किसी भी अदर यूनियन के थ्रू, भारत के जितने भी आइलैंड है या फिर भारत का जो आसपास का एरिया उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसके अलावा अभी वहां पर सुविधाएं कौन कौन सी हैं? लक्षद्वीप में पहले 2 नौसेना यहाँ पर पहले प्रमुख बेस बने हुए हैं, जिसमें जो पहला है INS द्वीप रक्षक है, जो पहले ही यहाँ पर इसको एक तरह से मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये कहाँ पर है? ये कवारती जो द्वीप है, हमारा जो कवारती द्वीप है भारत का, उस पर है, और 2012 में इसको वहां पर कमीशन किया गया था। इसके बाद INS जतायु, ये जो है मिनिकॉय द्वीप पर है, मिनिकॉय द्वीप, तो उसमें और इसको 2026 तक पूरी तरह से कार्यरत होने की उम्मीद जताई जा रही है।
इसके अलावा ये जो बेस बनाए गए ये निगरानी रखते हैं, इसके साथ ही राडार को कवर करते हैं और तेज प्रक्रिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब देखिए वायुसेना की भूमिका क्या है यहाँ पर अगर हम देखें तो भारतीय जो वायुसेना है वो भी लक्षद्वीप में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही है। इसके अलावा अगत्ती में मौजूद जो सुविधा उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, जबकि जो मिनिकॉय द्वीप है उस पर एक नया बेस भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि जो भी वहां के जनरल प्रमुख हैं, एडमिरल है, उन्होंने क्या कहा है कि सभी संपत्तियां जो है वो एक तरह से संयुक्त हो जाएंगी और यानी कि नौसेना और वायुसेना के बीच, नौसेना और जो वायुसेना है हमारी वो अब मिलकर काम करेंगी, यानी कि उनके बीच का जो अंतर है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद लक्षद्वीप को पूरी तरह से अंडमान निकोबार द्वीप के साथ मिलाकर सैन्य अभियानों के लिए भी तैयार किया जाएगा, यानी कि जो हमारा लक्षद्वीप का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उस पर भी जो हमारे सैन्य अभियान है वो किए जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब ये काफी रणनीतिक महत्व आखिर इसका क्या है इस पूरी नौसेना को बढ़ाने का। तो अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप जो हमारा है ये 36 आइलैंड से मिलकर, यानी कि 36 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। उसका पूरा एक समूह है जो कि कोच्चि से 220 से लेकर 440 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। इसके अलावा यह रेड सी से गुजरने वाले महत्वपूर्ण जो भी समुद्री रास्ते होते हैं, जो भी समुद्री मार्ग होते हैं, उनकी निगरानी करने का भी एक स्थान हो सकता है। यानी कि आपने देखा होगा रेड सी, उसकी तरफ जो जाते हैं तो इन लक्षद्वीप से होकर जाते हैं। तो इट मीन्स कि ये एक तरह से इन रास्तों पर ये रास्ते लक्षद्वीप से नहीं, यानी कि इनके जो नजदीक रास्ते गुजरते हैं उस पर ये निगरानी भी रखता है। इसके अलावा चीन की जो गतिविधियां वो हमें पता लगातार बढ़ती जा रही हैं। आए दिन चीन जो है वो अपनी यानी कि अपनी सेना में या कहें अपनी पावर में बढ़ोतरी करता जा रहा है। जैसे कि चीनी नौसेना की जो IOR यानी कि इंडियन ओशन रीजन की जो मतलब इसमें मौजूदगी जो लगातार बढ़ती जा रही, जैसे कि उन्होंने हाल ही में जो मालदीव के साथ एक सैन्य समझौता किया, उसके कारण जो भारत का यानी कि इंडियन ओशन क्या है, आप यहाँ देखते हैं ये भारत का मैप है, आप इतना मान लीजिए। ठीक है, तो ये भारत का मैप है और यहाँ पर ये पूरा क्या है, इंडियन ओशन है और यहीं पर जो है मालदीव कंट्री यहीं पर आती है और यहीं पर लक्षद्वीप हमारा समूह है, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है और ये जो मालदीव है यहीं पर आता है। तो अभी मालदीव के साथ चाइना यहाँ पर है, चाइना ने इनके साथ एक तरह से सैन्य समझौता किया, यानी कि भारत का ये जो एरिया पूरा इस पर एक तरह से निगरानी रखी जा सके। तो इसी तरह आप यानी कि देख सकते हैं कि चीन जो है वो लगातार अपनी एक तरह से इनिशिएटिव को बढ़ाता जा रहा है। उसका पहले भी एक इनिशिएटिव था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि एक तरह से उन्होंने एक रोड तैयार किया था जो कि चाइना से लेकर पूरे उसको वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कनेक्ट करेगा या फिर मिडिल ईस्ट के साथ उसको कनेक्ट करता था, मतलब करता है अभी भी है। इसके अलावा कुछ समुद्री खतरे भी हैं, इसकी वजह से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अरब सागर में लगातार कई बार समुद्री डकैती या फिर हूती विद्रोह होते हैं, तो उनके हमलों ने शिपिंग ट्रैफिक को भी काफी ज्यादा प्रभावित किया। नई टुकड़ी निगरानी, एंटी पायरेसी और इसके साथ ही त्वरित प्रक्रिया वो भी सुनिश्चित करेगी, यानी कि अगर कोई ऐसी वहां पर सिचुएशन बन जाती है तो उस समय पर उन्होंने क्या रिएक्ट करना है, क्या उनकी प्रक्रिया रहेगी, इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए मालदीव के साथ जो हमारे तनावपूर्ण संबंध चल रहे थे, जहां पर भारतीय सैन्य कर्मी जो है उनको हटाने की मांग हुई थी, यानी कि भारत की जो सेना है उसको हटाने की मांग की गई थी मालदीव के द्वारा। तो इसी तरह हमारे जो तनाव चल रहे हैं मालदीव कंट्री के साथ और उधर चीन जो है वो अपने जो संबंध है मालदीव के साथ बढ़ा रहा है। तो इससे क्या है, ये जो कदम है भारत की क्षेत्रीय प्रभुत्व को भी मजबूत करने वाला, अगर भारत ऐसी नौसेना शक्ति को बढ़ाता है तो। इसके अलावा ये जो पूरी योजना की हम बात करें तो 2024 से ही चली आ रही है। इसके अलावा मिनिकॉय में INS जतायु को कमीशन किया गया था जब, उस समय से ही ये पूरी योजना चल रही। इसके अलावा अगत्ती, एंद्रौत में जेटी और एयर एनक्लेव का भी निर्माण किया जा रहा है। दिसंबर 2025 में ये जो घोषणा है कि SNC उनके कार्यक्रम के दौरान अभी हाल ही में ये जो पूरी अनाउंसमेंट की गई है, जो कि भारतीय नौसेना की जो आधुनिकीकरण यानी कि एक तरह से मॉडर्नाइजेशन करने का एक हिस्सा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार में एक तरह से सैन्य विकास किस तरह से हो रहा है,
तो भारत के लिए काफी ज्यादा एक तरह से रणनीतिक खजाना है ये जो हम द्वीप की बात करते हैं, आइलैंड की बात करते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के एक तरह से संगम पर स्थित है। इसके अलावा ये जो द्वीप समूह है पूरा इंडो पैसिफिक यानी कि इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जो है उसको भी कंट्रोल करता है, और जिसमें मलक्का जलडमरू मध्य मलक्का स्ट्रेट है जो कि दक्षिण चीन सागर को भारतीय महासागर से जोड़ती है। चीन की लगातार जो सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं उसके जवाब में भारत सैन्य विकास को लगातार तेज कर रहा है। इसके अलावा ट्राई सर्विस कमांड क्या 2001 में यहाँ पर स्थापित की गई थी अंडमान निकोबार में, और भारत का ये पहला एकमात्र सैन्य कमांड था जब अंडमान निकोबार की हम बात करते हैं उसमें, ठीक है। इसके साथ ही वर्तमान कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल इनके अभी कोचर हैं इस पूरे कमांड के। इसके अलावा वहां पर वायुसेना बेस जो है वो भी बनाया गया है, यानी कि स्थापित हो चुका है, उसको अपग्रेड करने की बात हो रही है। इसके बाद नौसेना का बेस जो है वो भी कहां पर तैनात कर दिया गया है, अंडमान निकोबार में। सेना और लॉजिस्टिक्स जो है यानी कि उत्तरी द्वीप पर निगरानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, बढ़ाया जा रहा है लगातार। ग्रेट निकोबार के जो गोविंद नगर जो है ग्रेट निकोबार का उसमें 35.05 हेक्टेयर जो है जमीन वहां पर ऑक्युपाई की गई है, जमीन जिस पर क्या है ये जो एक तरह से सैनिकों के लिए आवास, उनके लिए स्टोरेज या फिर उनके लिए सुविधाएं जो वो विकसित की जाए। इसके अलावा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है नीति आयोग के तहत जो अभी हमने देखा ग्रेटर निकोबार जो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, टाउनशिप और 450 MVA गैस पावर जो है वो सभी प्लांट शामिल है, और सैन्य के साथ साथ आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करेगा। हालांकि ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है इसका विरोध भी किया जा रहा है। विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय जनजाति थी जिसमें एक नाम आता है शोम्पेन जनजाति का, तो उनके द्वारा स्पेशली उनकी जो जनसंख्या वो बहुत ही कम हो चुकी है, सिर्फ 200 से लेकर 300 के बीच है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर चलता है तो उनके आवास स्थल को नुकसान पहुंचेगा, उनका जो वनों में रहने का एक तरह से पूरी अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो वो पूरी तरह से चेंज हो सकता है। इसी वजह से जो शोम्पेन जनजाति उनके साथ और भी स्थानीय जनजातियां इन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विवाद यानी कि एक तरह से इनको बंद करने की कोशिश करें, यानी कि इनकी पूरी तरह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। हालांकि अब देखेंगे आने वाले समय पर इसको मतलब कि ऐसा किया जाता है या फिर नहीं ऐसे प्रोजेक्ट को, लेकिन इसमें चुनौतियां अगर हम देखें तो पर्यावरण भी प्रभावित होगा और इसके साथ ही हमारे जो आदिवासियों की जनसंख्या वो भी प्रभावित होगी। राजनीतिक विरोध भी किया जा रहा है कुछ विपक्षी नेताओं के द्वारा। उन्होंने कहा है कि ये आदिवासियों को विस्थापन करने की एक योजना है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय तनाव भी देखे जा रहे हैं जिसमें इंडोनेशिया और जो म्यांमार ऐसे जो है देश हैं भारत की पड़ोसी जो है वो भारत की इस सैन्य उपस्थिति से काफी ज्यादा अलर्ट हो जा रहे हैं, यानी कि एक तरह से उनको डर है कि कहीं भारत हम पर ही कल को ऐसी हमारे लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी ना कर दे। इसी वजह से ऐसे देश जो है वो चाइना के साथ हाथ मिलाना जो अपना प्रेफर करते हैं। तो इसी तरह ये भारत की जो नौसेना उसको मजबूत बनाने की कोशिश चल रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। न्यूज क्या है कि रशिया वांट्स टू इंक्रीज ट्रेड विद इंडिया। पेस्कोव उन्होंने बयान दिया कि रूस जो है भारत के साथ अपना जो एक तरह से व्यापार है वो बढ़ाना चाहता है। तो क्रेमलिन के जो अभी ये प्रवक्ता है स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा सब कंट्रीज ट्राइंग टू पुट ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रशिया ट्रेड। उन्होंने कहा कुछ कंट्रीज जो हैं एक तरह से भारत और रशिया के बीच जो व्यापार या फिर उनके बीच जो संबंध है उनमें कहीं ना कहीं बाधा खड़ी करना चाहती हैं, कर रही हैं। proposal on small modular reactors to be discussed during Putin's visit, he says। उन्होंने कहा है कि अब जो पुतिन है जो भारत की अभी यात्रा करेंगे उनके दौरान बहुत सारी ऐसी बातें हैं, यानी कि वो एक तरह से उन पर डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा भारत के साथ इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारत के साथ ये जो है ट्रेड बढ़ाने की कोशिश या फिर ट्रेड बढ़ा देंगे। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, सो लेट्स स्टिक टू
our own interest and we have to make sure that India is sharing this approach। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जो हम एक तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया भी इस अप्रोच को एक तरह से शेयर करेगा। अब देखिए इनका जो बयान आया है, इनके मुख्य बिंदु आखिर क्या क्या है। सबसे पहले व्यापार पर असंतुलन पर चिंता है, यानी कि पेस्कोव ने यह चीज स्वीकार की कि फिलहाल रूस का भारत के साथ जो व्यापार है वो सिर्फ एक तरफा ही है। इसके साथ ही रूस भारत को बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल, ऊर्जा संसाधन और हथियार जो है वो निर्यात करता है। 2024-25 से रूस से भारत का आयात लगभग जो है 65 अरब डॉलर रहा है, लेकिन भारत रूस से आयात जो बहुत कम करता है, यानी कि 5 से 6 अरब डॉलर जो है वो कर रहा है। इससे भारत को व्यापार घाटा हो रहा है और रूस के पास जो है भारतीय रुपए का अतिरिक्त संचय हो चुका है। इसके अलावा भारतीय निर्यात बढ़ाने की प्रतिबद्धता जो मॉस्को है, मॉस्को और जो न्यू दिल्ली मिलकर भारतीय उत्पाद जिसमें फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, इसके साथ आईटी सेवाएं आती हैं, कृषि यानी कि एक तरह से फार्मिंग आती है, उत्पाद आते हैं, इसके साथ ही मशीनरी जो है इनके रूसी बाजार में प्रवेश के रास्ते भी ढूंढ रहा है। इसके साथ ही पेस्कोव ने कहा कि हम भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि रशिया और भारत जो है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये जो कदम है मेक इन इंडिया को और ज्यादा मजबूत करेगा और रूस को एक स्थायी बाजार प्रदान करेगा। इसके साथ राष्ट्रीय मुद्रा में भी व्यापार दोनों देशों के बीच लगभग 100% अगर हम बात करें तो रुपया और रूबल जो है 100% जो वहां का रूबल है रशियन करेंसी, उसमें व्यापार हो रहा है जो कि डॉलर पर निर्भरता कम करता है, जिससे क्या होगा वैश्विक अनिश्चितता जिसमें हम बात करते जो अमेरिका टैरिफ लगा था उससे सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा पुतिन के दौरे का भारत मतलब पुतिन का जो भारत का दौरा हो रहा है उसका संदर्भ क्या दिया उन्होंने, तो ये जो बयान आया है व्लादिमीर राष्ट्रपति जो है पुतिन, उनके 4 से 5 दिसंबर का जो दौरा होगा वो भारत का अभी दौरा है, उससे ठीक पहले ये जो है उनका बयान आ चुका है इनका ये जो है पेस्कोव का। ठीक है, तो इसमें क्या व्यापार का लक्ष्य क्या रखा जाएगा, 2030 तक जो है द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य रहेगा। पुतिन और पीएम के जो आयात निर्यात संतुलन पर बात करेंगे, छोटे परमाणु रिएक्टर में सहयोग, रक्षा सौदे जिसमें Su-57 फाइटर जेट है और इसके साथ ही फाइटर जेट, इसके साथ ही S-400 जो हमारा मिसाइल सिस्टम है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा और रक्षा सहयोग रहेगा। रूस जो है वो भारत को न्यूक्लियर सबमरीन और LNG सप्लाई बढ़ाने का भी प्रस्ताव दे रहा है। इसके साथ ही जो ऊर्जा क्षेत्र में रूस जो है भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनता जा रहा है। भले ही तेल बिक्री में कमी जो है अस्थायी रूप से आई हो, लेकिन फिर भी एक तरह से बड़ा आपूर्तिकर्ता है रूस। इसके साथ ही रणनीतिक साझेदारी रहेगी, यानी कि पेस्कोव ने कहा है कि भारत और रूस का जो सबसे दोस्ताना साझेदार है, यानी कि इनकी दोस्ती काफी ज्यादा गहरी है। इसके साथ ही यूक्रेन संकट के दौरान भारत का जो संतुलित रुख रहा था रूस के लिए राहत प्रदान करेगा। अभी जो दौरा होगा उसमें चेन्नई, व्लादिवोस्तोक समुद्री कॉरिडोर जो है, चाबहार पोर्ट, डीडॉलराइजेशन, उस पर भी बातचीत की जाएगी। इसके अलावा व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल क्या कहते हैं, रूस के रक्षा मंत्री जो है आंद्रे बेलासोव, उनके साथ सबर बैंक, रोसनेफ्ट, गैसप्रोम जैसे जितने भी कंपनीज हैं उनके अधिकारी आएंगे जो कि नए सौदे पर भी फोकस करेंगे, यानी कि एक तरह से नई डील्स होने की संभावना है इसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो पुतिन के जो दौरे के मुख्य बिंदु हमने पहले बात कर ली, जो रक्षा क्षेत्र में रहेगा, इसके साथ ऊर्जा और परमाणु सहयोग जिसमें तेल गैस की आपूर्ति होगी, इसके साथ ही जो व्यापार आर्थिक समझौते की बात रहेगी जिसमें लेबर मोबिलिटी पैक्ट होंगे, यानी कि कुशल या फिर अर्ध कुशल आधारित जो भी भारतीय श्रमिक हैं उनको रूस जाने के लिए एक तरह से फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। हालांकि पीछे एक इस पर विवाद भी हुआ था कि जो रूस है वो बिजनेस या फिर मतलब कि काम के नाम पर जो भारतीय लोग थे, एक तरह से भारतीय नागरिक उनको यूक्रेन युद्ध में धकेल रहा था, तो ऐसी काफी ज्यादा न्यूज भी वायरल हुई थी। अब उस विवाद के चलते भारत अपने जो कुशल अर्ध कुशल जो एक तरह से हम बात करें श्रमिक, उनको रूस में भेजेगा या नहीं, तो ये आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। इसके अलावा और रणनीतिक क्षेत्र कौन कौन से रूस और भारत के, इसमें समुद्री और लॉजिस्टिक्स है,
इसके साथ स्वास्थ्य और मीडिया पर बात होगी, यानी कि फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़ाने और मीडिया सहयोग पर भी बात होगी। इसके अलावा कृषि की बात करें तो रूस से उर्वरक आपूर्ति को लंबे समय के लिए सुरक्षित किया जाएगा। ये जो सौदे होंगे भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को भी मजबूत करेंगे। उसके साथ ही अमेरिका का जो दबाव है उसके कारण ये जोखिम, मतलब उसका जो टैरिफ लगाया गया है उसके कारण, हालांकि ये अभी रिस्की है। पुतिन के साथ रक्षा मंत्री जो आंद्रेई बेलासोव हैं और रोसनेफ्ट, गैसप्रोम जैसे जो अधिकारी वो भी भारत के दौरे पर आएंगे। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये हमारा जो है एडिटोरियल है। तो इस एडिटोरियल में किस चीज की बात हो रही है इसको हम पहले देख लेते हैं। ये जो है दो व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है। हर्षवी पंत के द्वारा जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑब्जर्वर और रिसर्च फाउंडेशन के, इसके साथ ही साइतन हालदर है जो कि एसोसिएट फेलो है मैरीटाइम स्टडीज की द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये भी है। अब देखिए एडिटोरियल किसके लिए आ रहा है। द टेम्पलेट फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग के लिए एक प्रारूप की बात की है इन्होंने कि कैसा प्रारूप होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक मिनट ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले वो क्या बात करते हैं कि 20 नवंबर 2025 को भारत ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सत्रीय शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसकी मेजबानी की थी, यानी कि उसको होस्ट किया था भारत ने। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल समिट हुआ था उसको। तो इंडिया's नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल hosted his counterparts from other member countries Sri Lanka, the Maldives, Mauritius and Bangladesh, while counterparts from Seychelles and Malaysia were observer state and guest respectively। यानी कि भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है उन्होंने अन्य सदस्य देश जिसमें श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश उनकी मेजबानी की, जबकि सेशल्स इसके साथ मलेशिया भी उन्होंने पर्यवेक्षक राज्य अतिथि की तरह उन्होंने, यानी कि ऑब्जर्वर की तरह उन्होंने भूमिका निभाई थी। इसके अलावा सीएससी ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए खुद को एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी स्थापित करने की कोशिश की है। सीएससी यानी कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने। इसके अलावा इनिशिएटेड एज अ ट्राइलेटरल ग्रुपिंग बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स इन 2011, द ग्रुप लॉस्ट स्टीम इन लाइट ऑफ द पॉलिटिकल ट्रांजिशन इन द मालदीव्स एंड श्रीलंका एंड द लैक ऑफ कन्वर्जेंस अमंग द मेंबर स्टेट टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटीज इन सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन। यानी कि 2011 में जो भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच एक त्रिपक्षीय समूह के रूप में शुरू किया गया, ये जो एक समूह है मालदीव श्रीलंका में राजनीतिक परिवर्तन, हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग की जो प्राथमिकता है उसको पहचान करने के लिए सदस्य देश जितने भी हैं उनके बीच सहमति के अभाव के कारण अपनी गति जो है वो पूरी तरह से खो बैठा। यानी कि उनके बीच अभी तक ये जो कंट्रीज है, मेंबर्स जो हैं, इनके बीच सहमति नहीं बनी हुई है, यानी कि सहमति कम है। इसके साथ ये क्या कहते हैं, द ग्रुप रिकॉन्वेंट इट्स एंगेजमेंट under the aegis of the CSC in 2020, a proposed framework to further cooperation in maritime security, counter-terrorism, trafficking, and organized crime and cybersecurity. Since then, the group has remained steady, is not just maintaining momentum among the member states, but also inducting countries in 2022. Mauritius joined as a full member, while in 2024 the group saw the admission of Bangladesh। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो समूह ने 2020 में सीएससी के सीएससी के तत्वाधान में अपनी भागीदारी फिर से शुरू की थी, जो कि समुद्री रक्षा, आतंकवाद का विरोध, संगठित अपराध, साइबर सुरक्षा, इन सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक ढांचा तैयार करता है। तब से लेकर यह समूह न केवल अपने सदस्य देशों के बीच गति बनाए रखता है, बल्कि देशों को शामिल करने में भी ये एक तरह से स्थिर रहा है। यहाँ पर बात की गई कि 2022 में मॉरिशस जो पूर्ण परमानेंट मेंबर्स के रूप में इसमें शामिल हुआ था। 2024 में बांग्लादेश को इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा एक क्षेत्र की यहाँ पर बात की गई है, रीजन विटनेसिंग शिफ्ट, यानी कि एक क्षेत्र जो बदलाव का गवाह बन रहा है। भारत के लिए 2005 का ये जो शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ रहा है। 2025 का अभी जो हुआ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लगातार आ रहा है।
समुद्री क्षेत्र व्यापक हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, और वास्तव में हिंद महासागर में सहयोग की जो रूपरेखा उसमें महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में ये गुजरा है। इसके अलावा गिवन द फोकस ऑफ द सीएससी ऑन नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, इट इज वाइटल टू फोस्टर कोऑपरेशन इन द मिटिगेटिंग द लूमिंग चैलेंजेस। यानी कि समुद्री सुरक्षा के गैर पारंपरिक जो मुद्दे हैं उन पर सीएससी के ध्यान को देखते हुए उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करना बेहद जरूरी हो चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर वो क्या बात करते हैं, इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रिमेन्स फ्रेगमेंटेड ड्यू टू द लैक ऑफ एनी सिंगुलर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ग्रुप्स सच एज द सीएससी मस्ट रिमेन कमिटेड टू एनहेंसिंग कोऑपरेशन इन द रिगार्ड। यानी कि बात करते किसी भी एकल संस्थागत ढांचे के अभाव के कारण हिंद महासागर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा संरचना जो एक तरह से खंडित होती जा रही है, और इस संबंध में सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध समूह जैसे कि समूह अभी भी ऐसे जो सीएससी जैसे जो समूह अभी भी प्रतिबद्ध है। इसके अलावा डेवलपमेंट का इश्यू क्या है, विकास का मुद्दा क्या है, उन्होंने कहा इंपॉर्टेंटली फॉर द वाइडर इंडियन ओशन लिटोरल वर्ल्ड especially the members of the CSC maritime security challenges are often coupled with their developmental priorities। यानी कि महत्वपूर्ण बात क्या है कि व्यापक हिंद महासागर का जो तटीय विषय विशेष रूप से सीएससी के जो सदस्य हैं उसके लिए समुद्री सुरक्षा चुनौतियां अक्सर उनको विकासात्मक प्राथमिकता के साथ जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि अगर सुरक्षा की तरफ ध्यान देना है तो इट मीन्स कि वो जो है डेवलपमेंट भी होगा उससे, एक तरह से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आर्थिक इन पर निर्भरता की सीमा को देखते हुए आर्थिक प्रगति के लिए जो महासागर है यानी कि इंडियन ओशियंस वगैरह हैं, उनके महासागरों पर देशों का जो भी प्रभाव है उसके लिए समुद्री क्षेत्र से उत्पन्न जितनी भी चुनौतियां उनसे निपटना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। उन्होंने कहा कई मायनों में इन मैनी वेज यानी कि कई रास्तों में जो आर्थिक कई मायनों में जो समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां न केवल इन देशों के तटीय समुदाय के जीवन आजीविका से जुड़ी हुई हैं, बल्कि आज का जो समुद्री सुरक्षा का युग है पूरी तरह से उसके साथ भी ये कनेक्ट होती हैं और उनकी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उसके लिए भी एक नया रास्ता ओपन करती हैं। यानी कि टूडेज इरा ऑफ सी बोर्न ग्लोबलाइजेशन, आज का जो इरा है वो ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन का इरा चल रहा है। इसके अलावा दिस ईयर समिट हैज बीन क्रूशियल इन मैनी वेज, यानी कि ये इस वर्ष का जो शिखर सम्मेलन है कई मायनों में महत्वपूर्ण है। फर्स्ट यानी कि क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला उन्होंने क्या रीजन है, द ग्रुप सॉ फर्दर एक्सपेंशन बाय द वे ऑफ एसेशन ऑफ सेशेल्स एज अ फुल मेंबर इनटू द फोरम। पहला क्या है, सेशेल्स के पूर्ण सदस्य के रूप में इस मंच में शामिल होने से समूह का और ज्यादा विस्तार हुआ है। दिस सिग्नल्स अ डीप कमिटमेंट अमंग कंट्रीज इन द रीजन ऑफ हार्नेस कोऑपरेशन विद इन द मैंडेट ऑफ द सीएससी। तो ये जो सीएससी के अधिशेष के अंतर्गत सहयोग को बढ़ाने के लिए क्षेत्र के देशों की गहरी प्रतिबद्धता का भी संकेत देता है। दूसरा सेकेंडली फॉर इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट, द सीएससी ऑल्सो मार्क्स अ न्यू स्टेप इन फर्दर डीपनिंग एंगेजमेंट विद इट्स मैरीटाइम नेबर्स amidst an increasingly volatile geopolitical and security shift that appears to be underway in the region in lieu of China's growing presence, the influence। यानी कि दूसरा क्या है, भारत के लिए सीएससी अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंधों को और ज्यादा गहरे करने की दिशा में एक नया कदम है जो चीन की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव के कारण क्षेत्र में तेजी से जो अस्थिर भू राजनीतिक और सुरक्षा बदलाव के बीच हो रहा है। इसके साथ ही थर्डली क्या बताते हैं, द समिट फर्दर अंडरस्कोर्स द ग्रोइंग वाइटैलिटी of the security dimensions in enhancing cooperation to boost regional cooperation in the Indian Ocean region। तीसरा क्या है, ये जो सम्मेलन है क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग बढ़ाने में सुरक्षा आयाम की जो महत्वता है उसको और ज्यादा गहरा करता है और जो हिंद महासागर उसमें सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। फोर्थली क्या है, द इंक्लूजन ऑफ द मलेशिया इन दिस ईयर्स समिट एज अ गेस्ट पार्टिसिपेंट में pave this way for the further expansion of the group। यानी कि इस वर्ष के जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें मलेशिया को शामिल करना एक तरह से गेस्ट की तरह अतिथि के रूप में भाग लेने के समूह में इसका जो एक तरह से विस्तार नजर आ रहा है। इसके अलावा चीन कारक क्या है इसमें, व्यूइंग द चीन फैक्टर, चीन की बात कहां पर की गई है, उन्होंने कहा कि हाउ एवर द CSC envisages its expansion and broadening the
कॉन्टोर्स ऑफ इट्स एजेंडा, सम की चैलेंजेस अपीयर टू बी लूमिंग। फर्स्ट यानी कि कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। पहला क्या है, भारत के लिए क्या चैलेंजेस? अ की मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रायोरिटी इज एंड कोड इन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द चाइनीज प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन। यानी कि भारत के लिए क्या है कि एक प्रमुख समुद्री सुरक्षा प्राथमिकता जो है हिंद महासागर में चीनी उपस्थिति की प्रकृति और सीमा पर आधारित है। सेकेंडली क्या है, ऑन द अदर हैंड द अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ द CSE appear not view the Chinese presence in the Indian Ocean as a major security challenge given their dependence of Beijing as key developmental partner। यानी कि दूसरा क्या है, दूसरी तरफ ही CSE के जो बाकी सदस्य हैं वो एक प्रमुख विकासात्मक साझेदार के रूप में बीजिंग पर अपनी निर्भरता को देखते हुए हिंद महासागर में चीनी उपस्थिति की एक जो बड़ी सुरक्षा चुनौती है उस पर नहीं, मतलब उस पर ध्यान नहीं देते कि भारत का जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें चीन एक बड़ी एक तरह से एक प्रभावित देश है, मतलब उसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स कि बाकी जो मेंबर्स है वो सिर्फ अपना ये देख रहे हैं कि हम बीजिंग पर डिपेंड है और इसी वजह से वो भारत के ऐसे किसी चुनौती को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके अलावा therefore a careful balance needs to achieved by India to address the question of growing Chinese presence of the in the Indian Ocean region। तो इसलिए एक सावधानी पूर्वक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। हिंद महासागर में जो चीन अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है, तो इस प्रश्न का समाधान करने के लिए भारत से उठाए गए कदमों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा सेकेंड क्या बात करते हैं यहाँ पर, दूसरा क्या है, हाँ, द CSE मस्ट डायरेक्ट एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। यानी कि अगर हम बात करें CSE को एक संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रयासों को निर्देशित करना चाहिए, यानी कि प्रयासों की तरफ ध्यान देना होगा। एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय में द ग्रुप ऑपरेट्स अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल स्ट्रक्चर। यानी कि ये जो समूह है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सत्रीय ढांचे का काम करता है। इसके अलावा विद ग्रोइंग synergies among its member countries, the group must seek to institutionalize cooperation such that remains consistent in aligning policies with actionable pathways of cooperation। यानी कि उन्होंने कहा है अपने सदस्य देशों के बीच जो तालमेल उसके साथ समूह को और ज्यादा सहयोग मिलना चाहिए ताकि नीतियों को सहयोग के कारण योग्य मार्गों के साथ संरेखित बनाने में सुसंगत बना सके। इसके अलावा थर्डली क्या कहते हैं, डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज इन कंट्री सच एज बांग्लादेश एंड द एंश्योरिंग इम्पैक्ट ऑन how Dhaka continues to engage with India and the other member countries may run the risk of uncertainty over the group's resilience। यानी कि बांग्लादेश जैसे जो देश है उसमें घरेलू अनिश्चितता, ढाका के द्वारा भारत और अन्य सदस्य देशों पर संबंध जारी रखने के तरीके पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उससे समूह का जो लचीलापन है, अनिश्चितता, उसको भी खतरा हो सकता है। Given this context, यानी कि इसी संदर्भ में the CSE has made significant advances in heralding a new framework of cooperation in the region that suffers from a deep lack of cohesion and convergence among countries on the issues of security। इसी संदर्भ में CSE ने एक ऐसे क्षेत्र में सहयोग के एक नए ढांचे की शुरुआत की है या फिर शुरुआत करने में महत्वपूर्ण प्रगति है जो कि सुरक्षा के मुद्दों पर देशों के बीच सामंजस्य, अभिसरण का जो गहरा प्रभाव है उससे एक तरह से ग्रस्त है। Efforts to imagine the way ahead must remain anchored in the need to foster institutional resilience and the cohesion among its member countries। यानी कि आगे की राह अगर हम देखें तो उस कल्पना करने के प्रयासों के इसके सदस्य देशों के बीच लचीलापन, सामंजस्य को और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। यानी कि CSE एक तरह से जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है इसमें जो मेंबर कंट्रीज है उनका आपसी समन्वय होना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का यानी कि एडिटोरियल। इसके साथ हम चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, आपने सुनी होगी एक ये जो संचार साथी ऐप के बारे में, तो उस ऐप को लेकर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो चुका है। आप देखिए पूरा मामला क्या है, यहाँ पर हम न्यूज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट प्लान टू प्री इंस्टॉल ऐप ट्रिगर्स स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो प्री इंस्टॉल एक तरह से प्लान था उसने पूरी तरह से बवाल मचा दिया है। ये जो सरकारी योजना है इसने पूरे देश में
तो ऐप को प्री इंस्टॉल करने की जो सरकारी योजना है, इसका पूरा मामला क्या है, अभी हाल ही में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है, उन्होंने अभी एक दो दिन पहले ही करीब उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि सभी फोन्स जो होंगे, चाहे आप यानी कि फोन पहले से आप खरीद चुके हैं, चाहे एप्पल कंपनीज है, शाओमी कंपनीज के साथ ही जो एंड्रॉयड है, सैमसंग है, इन सभी को एक ऑर्डर दिया गया था कि आप अपने जो फोन्स हैं उनमें एक प्री इंस्टॉल ऐप जो है वो करके देंगे। उसमें ऐप का नाम क्या है, संचार साथी ऐप। यानी कि उन्होंने काफी ज्यादा ये कहा सिक्योरिटी के लिए, साइबर क्राइम से बचाने के लिए इस ऐप को किया जा रहा है, लेकिन ये सरकारी योजना के अंतर्गत आता है, तो इन सभी कंपनी से इस पर अभी कोई भी एक्शन यानी कि इस तरह से इस आदेश को मानने की बात नहीं कही है। इसके साथ ही अब प्राइवेसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि एक तरह से सरकारी योजना या फिर साइबर क्राइम्स के नाम पर जो नागरिक है भारत के, उनकी एक तरह से जासूसी की जा रही, जो कि पहले भी एक मामला आया था पेगासस का, आधार के जरिए। जैसे जो पूरा एक तरह से सरकार का दावा है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये जो ऐप है मोबाइल फ्रॉड, साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो भी यूजर्स होंगे उनको सुरक्षित रखेगा। जैसे कि कोई भी फर्जी कॉल आते हैं उनको अलर्ट करेगा, उसके साथ ही फोन यानी कि चोरी अगर होता है फोन, उसको ट्रैक करेगा या फिर ब्लॉक कर देगा। केंद्रीय मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि पूरी तरह से ये वैकल्पिक है। हालांकि जो उनका पहले मूल यानी कि अगर हम बात करें मूल बयान उनका आया था, जो पहले उन्होंने सबसे पहले बयान दिया, तो उसमें ये कहा था कि ये एक तरह से अनइंस्टॉलेबल है, यानी कि इसको एक तरह से अनडिलीटेबल है, यानी कि इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो बयान आया वो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से ही आपके लिए ऑप्शनल होगा। अगर आप चाहें तो फोन में रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे फोन से हटा सकते हैं। अब देखिए इससे बवाल क्यों मचा हुआ, इससे जो विपक्ष आलोचक है उन्होंने आरोप लगाया कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन किया जा रहा है। 2017 का जो पुट्टास्वामी केस था उसका उल्लंघन माना जा रहा है इसको। तो कांग्रेस नेता जो है उन्होंने कहा कि ये एक तरह से स्नूपिंग ऐप की तरह है और सरकार जो देश को और ज्यादा तानाशाही में बदल रही है। नागरिकों को बिना निगरानी के संदेश भेजने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने गैर संवैधानिक प्राइवेसी के ताबूत में आखिरी कील की बात भी कही है कांग्रेस चीफ ने। इसके बाद पेगासस से तुलना की है। उन्होंने कहा कि जो पेगासस प्लस एक ऐसा ही ऐप था जो कि बड़े बड़े जो मतलब कि एक तरह से नेता थे, यानी कि हम बात करें नेताओं की बात करें, पॉलिटिशियंस की, इसमें जो मीडिया रिपोर्टर्स थे और बड़े बड़े जो हस्तियां थी, सीबीआई के अधिकारी वगैरह थे, उनके फोन में एक तरह से मॉलवेयर मिला था जिसका पेगासस से कनेक्ट होता बताया जा रहा है कि ये जो NOS जो कंपनी थी इजराइल की, उसके द्वारा तैयार किया गया था। और ये जो मामला था उस समय पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट में गया था कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। तो अगर हम देखें इस ऐप के थोड़े फीचर्स की बात करें तो क्या क्या फीचर्स है इसमें, एक तरह से CEIR यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन यानी कि खोया हुआ अगर फोन या फिर चोरी हुआ मोबाइल जो है वो फोन तुरंत इसमें यानी कि तुरंत इससे ब्लॉक हो सकता है। इसके साथ पूरे देश में फोन ब्लॉक हो जाता है, कोई भी नया सिम डालकर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये इसके फीचर्स बताए जा रहे हैं। फोन मिलने पर भी इसको अनब्लॉक भी किया जा सकता है। इसके साथ ही IMEI एक तरह से जो नंबर होता है 15 से 16 नंबर का, जो हर एक डिवाइस का अलग नंबर रहता है। तो उसमें अगर मान लीजिए किसी ने नया या फिर सेकंड हैंड कोई भी हैंडसेट खरीदा है, उससे पहले IMEI को चेक करना होगा। कई बार क्या होता है कि ये जो नंबर है सेम नंबर जो है यानी कि इसका डुप्लीकेट नंबर बनाकर दो जगह पर भी चल सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट सस्पिशियस नंबर रहेंगे, मैसेज वगैरह। इन्होंने कहा कि जो स्पैम या फिर फर्जी कॉल वगैरह OTP मतलब फ्रॉड आदि, इनकी शिकायत की जा सकती है। इसी तरह यानी कि इसकी थोड़ी साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है। लेकिन इसके साथ अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो जो मतलब प्राइवेसी क्या, ये हमारा पहले इसका जो 2017 का जो पुट्टास्वामी मामला था उससे पहले की अगर हम बात करें तो इसको मौलिक अधिकार नहीं माना गया था राइट टू प्राइवेसी को। राइट टू प्राइवेसी जो है इसको पहले मौलिक अधिकार नहीं माना था। लेकिन जब पुट्टास्वामी केस आता है, आधार को लेकर मामला आता है कि आधार में हमारी उनकी जो व्यक्ति की निजी जानकारी होती है वो गवर्नमेंट ऐसे ही कैसे ले सकती है, यानी कि बिना किसी की परमिशन के या फिर जब चाहे। तो इसमें 3 शर्तें रखी गई थी कि एक तरह से पूरी तरह लीगली होना चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट को किसी भी नागरिक की जानकारी चाहिए, इसके अलावा उसकी परमिशन जरूर होनी चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति की अगर परमिशन नहीं है तो कोई भी उसका जो एक तरह से पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा डेटा है वो नहीं ले सकता है। इसके साथ ही प्राइवेट कंपनियों को एक तरह से यहाँ पर मना कर दिया गया है कि आप किसी भी नागरिक की जानकारी यानी कि निजी जानकारी नहीं लेंगे, सिर्फ उतनी ही जानकारी लेंगे जितनी आपको नीड है।
यानी कि अगर आपको नाम, फादर नेम, एड्रेस की जरूरत है, सिर्फ इतना ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसका नाम, एड्रेस की बजाय आप उसका पैन कार्ड नंबर पूछी जाए, या फिर आप उसका एक तरह से उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछते रहें, या उनका जो हिस्ट्री पास जो कुछ भी रहा, तो उसकी आप निजी जानकारी नहीं ले सकते हैं। इसी तरह ये जो है प्राइवेसी के साथ अब इसका एक तरह से अगर हम बात करें तो इसकी टक्कर हो रही है। ये जो संचार साथी ऐप है ये प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहा है या फिर नहीं, तो अभी जो हाल ही में बयान आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो हमारे संचार मंत्री हैं, तो उन्होंने ये चीज कह दी कि ये ऐप जो ऑप्शनल है। इसके साथ ही एप्पल जो कंपनी वो भी इस चीज का विरोध करे, क्योंकि एप्पल के कुछ अपने प्रोटोकॉल, कुछ अपने क्राइटेरिया रहता है प्राइवेसी को लेकर। तो वो कहते हैं कि हम किसी भी गवर्नमेंट ऐप को अपने डिवाइसेस में इंस्टॉल नहीं करेंगे, ना ही उसको प्री इंस्टॉल करेंगे, ना ही उसको बाद में इंस्टॉल करने की ऑप्शन रहेगी। हालांकि पहले जो माई कॉलर ऐप था, एप्पल ने उस पर भी काफी सवाल उठाए थे, और उस समय भी एप्पल कंपनी जो थी उसने अपने डिवाइस में इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया था, यानी कि ऐसा कोई भी फीचर नहीं डाला था। तभी आप देखते होंगे जो एप्पल का या फिर आईफोन वगैरह होते हैं उसमें आप कुछ ऐप्स होते हैं उनको आप इंस्टॉल नहीं कर पाते, वो आईफोन की या फिर एप्पल कंपनी की सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उनके कारण, यानी कि सिक्योरिटी रीजन के कारण ऐसे ही जो है उनमें फीचर डाले जाते हैं फोन्स में। तो ये पूरा विवाद हाल ही में अभी में ये संचार साथी ऐप को लेकर बना हुआ है। बाकी आने वाले समय पर देखेंगे इसका और क्या स्कोप रहेगा, यानी कि इसमें क्या फैसला आता है, क्या नहीं आता है। हालांकि काफी ज्यादा मुद्दा उठ चुका है संचार साथी ऐप का। अब दोस्तों हमारी जो न्यूज थी वो इंपॉर्टेंट न्यूज खत्म हो चुकी है, यानी कंप्लीट हो चुकी है आज की। हम देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। द गवर्नर ऑफ विच स्टेट रीनेम्ड द राजभवन एज लोक भवन, यानी कि कौन सा गवर्नर है, कौन सी स्टेट का गवर्नर है जिसने जो राजभवन को लोक भवन का नाम कर दिया गया, यानी कि उसको बदल दिया गया। पहला स्टेट जो ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो आपने सही ऑप्शन हमें जो इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो इसके साथ ही हमारी आज की न्यूज जो है वो कंप्लीट होती है। आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं दोस्तों हम अपने कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।